हेलो हेलो हेलो, आप सभी को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। जैसा कि आज का लेक्चर स्टार्टिंग में काफ़ी डिस्टर्ब हो गया, लगभग 1 घंटे। तो आज हमने जो अभी टॉपिक पढ़ी थी फ्लूइड में, वो पढ़ा था विस्कोसिटी का कंसेप्ट। विस्कोसिटी फ्लूइड में कैसे लगता है, गैस में, और लिक्विड के विस्कोसिटी टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करती है, लिक्विड लेयर्स के बीच में फोर्स कैसे लगते हैं, स्टोक्स लॉ, कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट अगर फ्लूइड में चलने की कोशिश करता है तो उसमें कैसे लगता है, वो दोनों थोड़ा सा रिवीजन करा के, और जो भी होमवर्क दिया था अगर आपने कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो यहीं पे साथ साथ में स्क्रीन पॉज करके सॉल्यूशन देखते जाइएगा। ठीक है, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कॉमन सवाल है, ऐसे नीट जेई हर जगह आते हैं, तो अच्छे से हम इसको कर लेते हैं। ठीक है, तो आज है होमवर्क जो लेक्चर सिक्स के होमवर्क की बात हम कर लेंगे। तो सबसे पहले रिवीजन करा देता हूं यार, कोई टेंशन नहीं है। फ्लूइड फ्रिक्शन के बारे में बात करते हैं, जो दो फ्लूइड के लेयर के बीच में लगता है। फ्लूइड फ्रिक्शन बिटवीन लेयर्स ऑफ द लिक्विड। लेयर्स ऑफ द लिक्विड, जैसे मान लीजिए एक फ्लूइड का ये लेयर है और एक ये लेयर है। हम अंडर कंसिडरेशन ये दो लेयर ले रहे हैं, ऐसा नहीं कि बीच में कोई लेयर ही नहीं होगा, बीच में भी लेयर हो सकते हैं, तो बहुत सारे लेयर होंगे। हमने जो दो लेयर अंडर कंसिडरेशन लिए, जिसका एफबीडी हम बनाएंगे, उनके बीच में लेट से कि डिस्टेंस है डेल्टा एक्स का या डी का, कुछ भी बोल लो, विड्थ है दोनों लेयर के बीच में डी का। इसकी वेलोसिटी मान लीजिए कुछ वी है, इसकी वी प्लस डेल्टा वी है, या इसकी जीरो है, इसकी वी है, कुछ भी मानो। तो हम बोलते हैं कि इन दोनों लेयर के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है वो तभी लगता है जब इसमें टेंडेंसी या रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी हो। तो क्या इसमें रिलेटिव मोशन हो रहा है? तो रिलेटिव मोशन ही हो रहा है। इसकी वेलोसिटी वी है, इसकी वी प्लस डेल्टा वी, तो डेल्टा वी से इसकी वेलोसिटी ज्यादा है। तो जो ज्यादा तेज भाग रहा है उसको पकड़ के पीछे खींचेंगे, पीछे वाला जो स्लो पड़ रहा है उसको पकड़ के आगे खींचेगा। ये इस पर फ्रिक्शन आगे, इस पर फ्रिक्शन पीछे। फ्रिक्शन हमेशा इक्वल एंड अपोजिट लगेगा, ऊपर वाले लेयर पे पीछे, जो आगे भागना चाह रहा है उसको पीछे खींचेंगे, और ये इसको पकड़ के खींचेगा तो फ्लो में जो आगे भाग रहा है उसको भी तो पकड़ के थोड़ा सा आगे खींच लेगा। जैसे मैं भाग रहा हूं बहुत तेजी में, तुम मुझे पकड़ के रोकने की कोशिश करोगे तो मुझे तुम कहां खींचोगे? पीछे। मैं तुमको भाग रहा हूं आगे, तो मैं भी तुमको पकड़ के आगे खींच लूंगा। तो ऊपर वाले लेयर पे कहां लगेगा? फ्रिक्शन पीछे। और इस फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट, मतलब डेल्टा वी बाई डी। इसके कंपेयर इसकी वेलोसिटी जितनी ज्यादा है वो रिलेटिव वेलोसिटी बटा दोनों के बीच की डिस्टेंस डी। और ये फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द लेयर की एरिया, और दोनों का प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आता है ईटा ए डेल्टा वी बाई डी। आप कह सकते हो तीन चीजों पे डिपेंड करता है। ये है नेचर ऑफ द लिक्विड जिसको कहते हैं विस्कोसिटी, ये नेचर ऑफ लिक्विड जिसको कहते हैं विस्कोसिटी, ये फ्लूइड फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन इज इक्वल टू ईटा ए डेल्टा वी बाई डी। कितने लोग इस पे पीएचडी हो गई जल्दी बता दीजिए। ईटा का जो यूनिट होता है उसको हम ऐसा यूनिट कहते हैं पॉइजली, POISSULIEES, पॉइजली ऐसा कुछ लिखते हैं। और एक पॉइजली इज इक्वल टू होता है 1 पॉइज के बराबर, 10 पॉइज के बराबर, 10 पॉइज के बराबर। पॉइज इज अ सीजीएस यूनिट, पॉइज इज अ सीजीएस यूनिट, और पॉइजली इज अ एसआई यूनिट। बस कितने लोग इस पे एकदम विजुअलाइजेशन क्लियर हो गई। अब इसमें सवाल कैसे आया था? देखो, नीट जेईई और एडवांस सबके सवाल मैंने तुमको इस पे करा दिए। कैसे सवाल आते हैं सर? सिंपल सवाल आते हैं। ये सिंपल ये बोलता है कि फ्लूइड की लेयर की एरिया ए है, वेलोसिटी ग्रेडियंट है डेल्टा वी बाई डी, और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इतना, तो इतना फोर्स लगेगा। अब अगर मान लो, यही सो सवाल है बेटा, सिंपल एकदम। मान लो ये फ्लूइड का लेयर है जो किसी हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखा है, ये फ्लूइड का लेयर है। यहां पे कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट हमने रख दिया एम मास का, उसको पकड़ के मैं खींच रहा हूं। तो अगर इस सॉलिड ऑब्जेक्ट को एफ फोर्स से खींचने पर कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है सर? कांस्टेंट वेलोसिटी से तभी चलेगा जब इस पर नेट फोर्स जीरो हो जाए। नेट फोर्स जीरो कब होगा? तो जो ये फ्लूइड का एटम है इस ऑब्जेक्ट पर चिपक गया, एरिया में चिपक गया। अगर सॉलिड ऑब्जेक्ट वी से चल रहा है तो फ्लूइड का लेयर उसके साथ वी से चलेगा, और टेबल पे जो लेयर है उसकी वेलोसिटी जीरो, और इस लेयर की वेलोसिटी आगे वी। तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो गई? वी की। और इस थिकनेस है डी का, तो इस पर फ्लूइड फ्रिक्शन लगेगा इस लेयर की वजह से। इस लेयर पर नेट, बीच में सारे नेट आ गए, वो लगेगा ईटा ए वी बाई डी। बस खत्म। यही तो पढ़ना था सर, समझ में आ गया। उसके बाद हमने पढ़ा था कि मान लो कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट जो एम मास का है, उसकी डेंसिटी सिग्मा है, उसका वॉल्यूम वी है। ये समझो, मास क्या है? एम क्या है? मास। सिग्मा क्या है? इसकी डेंसिटी ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट, ठीक है। और वी है इसी की वॉल्यूम, अगर ये ऑब्जेक्ट किसी ऐसे फ्लूइड में जिसकी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है ईटा, मतलब विस्कस फ्लूइड है। विस्कस फ्लूइड मतलब नॉन आइडियल, जो फ्रिक्शन लगाए। जैसे विस्कस वर्ड मतलब, नॉन आइडियल फ्लूइड, जो कि क्या लगाए?
फ्रिक्शन लगा। विस्कस मतलब नॉन आइडियल फ्लूइड जो कि फ्रिक्शन लगाए। विस्कस मतलब नॉन आइडियल फ्लूइड जो कि फ्रिक्शन लगाए। विस्कस मतलब नॉन आइडियल फ्लूइड जो कि फ्रिक्शन लगाए, उसको कहते हैं विस्कस। क्लियर है? विस्कस मतलब नॉन आइडियल फ्लूइड जो कि फ्रिक्शन लगाए। ठीक है सर, विस्कस मतलब नॉन आइडियल फ्लूइड जो कि फ्रिक्शन लगाए। तो जब ये रेस्ट में रखोगे, जब इसको कहां रखोगे, रेस्ट में, तो इस पर फ्लूइड फ्रिक्शन लगेगा जीरो, कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगा रेस्ट में रखे हुए सॉलिड पर। लेकिन यही सॉलिड अगर v वेलोसिटी से चलना शुरू कर देता है, यही सॉलिड अगर v वेलोसिटी से चलना शुरू कर देता है, तो इस पर फ्लूइड फ्रिक्शन लगता है 6 पाई ईटा आर वी, और ये फ्रिक्शन की डायरेक्शन अपोजिट में लगेगी। अच्छा, अगर v वेलोसिटी, कैसे v वेलोसिटी है, मान लो ऑब्जेक्ट है, उसको मैंने धक्का दे दिया या छोड़ दिया, तो ग्रेविटी की वजह से v वेलोसिटी आ गया, तो उस पर जो v वेलोसिटी आएगा उसकी वजह से फ्रिक्शन वेलोसिटी के मोशन के अपोजिट लगता है। जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी फ्लूइड फ्रिक्शन उतना ज्यादा, जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी फ्लूइड फ्रिक्शन उतना ज्यादा। ग्रेविटेशनल फोर्स इस पर mg नीचे लगेगा, ऑब्जेक्ट अगर m मास का है, इसकी सिग्मा डेंसिटी है, वॉल्यूम भी है, और ऊपर एक बायन फोर्स भी लगता है। अब मान लो इसकी स्पीड कम है और mg डोमिनेटिंग है, अगर mg की वैल्यू ऊपर में बाइंड फोर्स प्लस फ्रिक्शन फोर्स दोनों के जोर से ज्यादा आ रही तो क्या होगा? मतलब ऐसा कंडीशन है, इस पर तीन फोर्स क्यों लग रहे हैं सर? मास है, वर्टिकल ऑब्जेक्ट छोड़ दिया है तो नीचे mg लगेगा, फ्लूइड फ्रिक्शन ऊपर लगेगा, और बाइंड फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर सॉलिड में डुबोते हैं तो उसमें सॉलिड की वॉल्यूम और लिक्विड की डेंसिटी सिग्मा रो वीजी, मतलब जितना उसने इस वॉल्यूम से फ्लूइड हटाया है, फ्लूइड की डेंसिटी रो वीजी के बराबर बाइंड फोर्स लगता है। तो बाइंड और फ्रिक्शन दोनों जोड़ के mg से कम है, तो क्या होगा, मैं ये जानना चाह रहा हूं। तो क्या होगा, mg नीचे ज्यादा है, ऊपर दोनों को जोड़ के, मतलब नेट फोर्स नीचे लगेगा। तो अगर इसका नेट फोर्स नीचे ही लग रहा है तो क्या नीचे एक्सीलरेट होगा? हाँ सर, नीचे एक्सीलरेट होगा, तो क्या इसकी स्पीड इंक्रीज होगी? और ये तभी इंक्रीज होगी जब mg बड़ा होगा, तभी। अब जब स्पीड बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है mg पर तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, नहीं सर mg उतना ही रहेगा। क्या फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ जाएगी? हाँ सर, अगर स्पीड बढ़ती है तो फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन स्पीड पर डिपेंड करता है। फ्रिक्शन बढ़ गई और बाइंड फोर्स उतनी लग रही थी। अब मान लो फ्रिक्शन बढ़ के, पहले तो ये कम था, यहां पे स्पीड कम थी, फ्रिक्शन कम था, तो mg से छोटा पड़ रहा था, लेकिन ऐसा हो कि इतना बढ़ गया कि इन दोनों की सम बैलेंस हो गया। मतलब अगर mg बराबर हो जाए fv प्लस fr के, तो क्या होगा सर? ऊपर लगने वाला फोर्स नीचे लगने वाले फोर्स के बराबर हो जाए तो इसका जो स्पीड है कांस्टेंट हो जाएगा, एक्सीलरेशन जीरो हो जाएगा, क्योंकि नेट फोर्स जीरो हो गया। और नेट फोर्स जीरो तो एक्सीलरेशन, सर नेट फोर्स ही जीरो तो एक्सीलरेशन जीरो, और एक्सीलरेशन जीरो वेलोसिटी कांस्टेंट। तो जिस कांस्टेंट वेलोसिटी को अटेन कर लेता है उसी को कहते हैं हम टर्मिनल वेलोसिटी। अब यहां पे देखिए, नीचे mg, ऊपर बाइंड फोर्स और ऊपर ही फ्रिक्शन फोर्स, यही है। mg की वैल्यू को क्या लिख सकते हैं? देखो, मास को लिख सकते हो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी। बाइंड फोर्स कितना होता है सर? रो वी जी। और फ्रिक्शन फोर्स कितना होता है? 6 पाई ईटा आर वी। अब ये जो वेलोसिटी उसको टर्मिनल वेलोसिटी लिख सकते हैं, क्योंकि इस वेलोसिटी पर जो फ्रिक्शन फोर्स लगा उन दोनों फ्रिक्शन और बाइंड का सम mg के बराबर हो गया। अब नेट फोर्स ऊपर और नीचे बराबर, तो नेट फोर्स मतलब ऊपर फोर्स और नीचे फोर्स बराबर, तो नेट फोर्स जीरो, नेट फोर्स जीरो तो एक्सीलरेशन जीरो, एक्सीलरेशन जीरो तो वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट तो फोर्स भी कांस्टेंट। मतलब सोच रहे हो, इंटर रिलेटेड है एक दूसरे से। सर पूरा रिवीजन करा दिया मैंने, ये टाइम मत जोड़ना, ये टाइम मत जोड़ना, रिवीजन कराया मैंने, रिवीजन के टाइम को ऐड मत करना। अब बोलो यहां से इसको इस तरफ ले जाते हैं, तो ये हो गया 6 पाई ईटा आर वी टी बराबर सिग्मा वी जी माइनस रो वी जी। तो इसको एज इट इज इधर लाओगे तो सिग्मा माइनस रो इंटू वीजी कॉमन निकल जाएगा, तो इसको इधर लाओगे तो ये माइनस हो जाएगा, रो वीजी माइनस हो जाएगा, तो वीजी कॉमन निकलेगा, सिग्मा माइनस रो इंटू वीजी। तो ये हो गया 6 पाई ईटा आर वी टी इज इक्वल टू 6 माइनस रो, ये क्या है? वॉल्यूम। वॉल्यूम को लिख सकते हैं 4/3 पाई आर क्यू इंटू जी। यहां से कुछ चीजें कैंसिल होगी, क्या? सबसे पहले तो पाई कैंसिल होगा, ये एक रेडियस है, रेडियस का क्यूब है तो रेडियस का स्क्वायर बचेगा। ये 2 से कैंसिल करोगे 3, ये 4 को 2 से कैंसिल करोगे तो 2। अब इसमें बचा 3 इंटू ईटा, नीचे ले जाओ, तो वी टी बराबर 3 इंटू ईटा, तो 3 3 9 ईटा, तो 9 इंटू ईटा, ये ऊपर 2, ये रेडियस का स्क्वायर इंटू जी इंटू सिग्मा माइनस रो, ये तुम्हारा टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू आ गई। तो कोई भी लिक्विड के अंदर सॉलिड ऑब्जेक्ट चलता है तो थोड़ी देर बाद वो टर्मिनल वेलोसिटी को गेन कर लेता है, जिसकी वैल्यू होती है 2/9 सिग्मा माइनस रो जी आर स्क्वायर बटा ईटा, यही है। मतलब टर्मिनल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटमॉस्फेयर के रेडियस का स्क्वायर, टर्मिनल वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, एंड टर्मिनल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी डिफरेंस। फ्लूइड में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भर भर के सवाल एग्जाम में आते हैं। कहां कैसे आते हैं? भर भर के इससे सवाल एग्जाम में आते हैं, भर भर के, बाल्टी भर भर के सवाल आते हैं।
दो फॉर्मूला है, एक टर्मिनल वेलोसिटी का, एक फ्लूइड फ्रिक्शन का, 6 पाई ईटा आर वी टी, और लिक्विड के लेयर के बीच में जो फ्रिक्शन लगता है ईटा ए डेल्टा वी बाई डी। बस ये तुमको याद है, तुम फोड़ दोगे, ये तुमको याद है, तुम फोड़ दोगे। क्लियर है, समझ में आया चीजें? हाँ सर, यहां से समझ में आया। ये टर्मिनल वेलोसिटी की फील आ गई? हाँ सर। टर्मिनल वेलोसिटी रेडियस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है? हाँ सर। डेंसिटी डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होता है? हाँ सर। अब मैं अगर बोलूं कि जब लिक्विड के अंदर बॉल को जैसे ड्रॉप किया था उस समय इसकी वेलोसिटी और टाइम के साथ ग्राफ बनाओ। सर टाइम के साथ मतलब टाइम तो इक्वेशन में नहीं है कि कब टर्मिनल वेलोसिटी गेन किया, तो तुरंत से टर्मिनल वेलोसिटी गेन किया कि थोड़ा टाइम लगा होगा। देखो जब मैंने इसको मान लो ऐसे ड्रॉप किया तो नीचे तो सिर्फ mg लग रहा था, ऊपर बैंड लग रहा था। mg अगर बैंड से बड़ा है तो नीचे गिरेगा, थोड़ी देर बाद फ्रिक्शन उसको सपोर्ट करने आ गया बैंड को, लेकिन पहले तो अकेला बैंड था, तो तुरंत से तो इस पर फोर्स बैलेंस होगा नहीं, धीरे धीरे चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, धीरे धीरे फोर्स बैलेंस होगा। हाँ तो एक बात बताओ, पहले फोर्स कितना लग रहा था? सर नीचे mg ऊपर fb, ये फोर्स था। थोड़ी देर बाद ऊपर एक फ्रिक्शन और आ गया तो फोर्स की वैल्यू थोड़ी घटी, और फ्रिक्शन बढ़ने लग गया तो फोर्स और घटी। फ्रिक्शन इतना हो गया कि नीचे mg और ये दोनों सम हो गए। मतलब अगर मैं तुम्हें बोलूं कि फोर्स के बारे में बताओ, फोर्स का वेरिएशन टाइम के साथ कैसा होगा, रफली, रफली की बात कर रहा हूं मैं, एग्जैक्ट नहीं, रफली। तो पहले तो सर फोर्स बहुत ज्यादा था, उस पर ज्यादा था कि नहीं था? हाँ सर, फोर्स कुछ इतना था। अब जैसे से स्पीड ऊपर बढ़ी तो नीचे की तरफ जो mg लग रहा है उसमें ऊपर की तरफ एफआर घटा होगा, नीचे की तरफ नेट फोर्स देख रहा हो तो ऊपर जो एफआर लग रहा है वो घटाओगे तो फोर्स धीरे धीरे घट रहा है, और एक टाइम के बाद देखो लंबे समय के बाद ये तुम्हारा फोर्स जीरो हो गया। और जैसे ही फोर्स जीरो हो गया तो एसिलेशन जीरो, एसिलेशन जीरो तो तुम्हारा वेलोसिटी कांस्टेंट, एसिलेशन जीरो तो वेलोसिटी कांस्टेंट। तो रफ डायग्राम टाइम और डिस्टेंस दोनों के साथ कुछ ऐसा ही वेरिएशन हम दिखाते हैं। लीनियर नहीं होता, लीनियर मतलब ऐसा थोड़ी नहीं कोई इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का थोड़ी ना कि ऐसे आके ऐसे हो गया। ये रफ डायग्राम से हम बताते हैं कि पहले फोर्स लग रहा था, अब फोर्स को मास से डिवाइड करो तो एसिलेशन का होगा। एसिलेशन और टाइम का ग्राफ कैसा होगा? सर पहले कुछ एसिलेशन था जो mg और बाइंड फोर्स के सब्ट्रैक्शन से आ रहा था, पहले mg और बाइंड फोर्स के सब्ट्रैक्शन से फोर्स आ रहा था, उसको मास से डिवाइड करो एसिलेशन आ जाएगा। धीरे धीरे जैसे से नीचे जा रहा है नेट फोर्स की वैल्यू घट रही घट रही घट रही, नेट फोर्स जीरो हो गया। तो उसी तरीके से जैसे से टाइम के साथ इसकी एसिलेशन घटेगी, फाइनली एसिलेशन जीरो हो जाएगा। लगभग डिस्टेंस के साथ ऐसा ही वेरिएशन शो करता है। तो ग्राफ का नेचर समझ में आ गया क्या? हाँ सर आ गया। अब वेलोसिटी बताओ क्या होगा? तो देखो एटी ग्राफ जैसा हमारा बना है वो कैसा एसिलेशन घट रहा है, तो वीटी ग्राफ का स्लोप कैसा होना चाहिए? वीटी स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ इज एसिलेशन, स्लोप ऑफ वीटी इज एसिलरेशन। तो इस ग्राफ का जो स्लोप है वो एसिलेशन की वैल्यू को बताएगा। पहले एसिलेशन बहुत ज्यादा है, हाँ तो इस ग्राफ का स्लोप ज्यादा होगा। धीरे धीरे एसिलेशन की वैल्यू घट गई तो देखो स्लोप घटता जाएगा, और फाइनली ये कांस्टेंट वेलोसिटी को गेन कर लेगा, उसके बाद उसी कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता रहेगा। तो टाइम के साथ देखो या रफ डायग्राम डिस्टेंस के साथ देखो, एग्जैक्ट टाइम हम यहां नहीं निकाल रहे, तो टाइम के साथ या डिस्टेंस के साथ ये तुम्हारा ग्राफ कैसा होता जाएगा? कांस्टेंट वेलोसिटी को गेन कर लेगा। क्लियर है क्या? अब इसी में एक चीज और बढ़िया बताता हूं, मान लो कि पहले से टर्मिनल वेलोसिटी मान लो किसी ऑब्जेक्ट का आ रहा है 10 मीटर पर सेकेंड, मतलब ये ग्राफ बनाया हमने ड्रॉप किया था, मतलब इस विस्कस लिक्विड में हमने ऑब्जेक्ट को क्या किया था? ड्रॉप किया। तो ड्रॉप किया तो उसकी वेलोसिटी क्या थी? जीरो, और डिस्टेंस के साथ उसकी वेलोसिटी क्या होती जा रही है? सर बढ़ती जा रही है। और मान लो वेलोसिटी गेन किया वो 20 मीटर पर सेकेंड, मान लो टर्मिनल एग्जांपल ले रहा हूं कि टर्मिनल वेलोसिटी कुछ 20 मीटर पर सेकेंड आ रही है, तो 20 मीटर पर सेकेंड जैसे गेन करेगा उसका तो रुक जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट को मैंने 40 मीटर पर सेकेंड से फेंक दिया तो, ये तो ड्रॉप किया था। अगर ऑब्जेक्ट को मैंने टर्मिनल वेलोसिटी उसकी 20 है लेकिन मैंने 40 मीटर पर सेकेंड से फेंक दिया तो क्या होगा? सोचो और कमेंट करके पहले बताओ क्या होगा। सर 40 मीटर टर्मिनल वेलोसिटी से ज्यादा वेलोसिटी दे दी, हाँ तो इस केस में अब 20 अगर इसकी टर्मिनल वेलोसिटी है तो 20 के स्पीड पर जितना फ्रिक्शन लगना चाहिए 6 पाई ईट आर वीटी, 6 पाई ईट आर वीटी। तो वेलोसिटी जब यहां पे 20 था तब इसकी फोर्स इतनी लग रही थी कि इन दोनों का सम इससे बैलेंस हो गया, तो नेट फोर्स जीरो हो गया। अब 20 पे ये दोनों बैलेंस कर रहा था, अगर ये वेलोसिटी 40 हो जाती, अगर वेलोसिटी 20 है तो टर्मिनल वेलोसिटी 20 पे मैंने इक्वेशन देखा, अगर इसकी वेलोसिटी 40 हो गई तो फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा। अगर 20 पे जितना फ्रिक्शन लग रहा है, देखो फ्रिक्शन वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, तो अगर मैं इसकी वैल्यू 20 रखूं तो कुछ फ्रिक्शन आएगा, हाँ वो फ्रिक्शन और बैंड जोड़ के mg के बराबर है। अगर मैं यहां पे वेलोसिटी को 40 रख दूं तो सॉरी फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा। अब फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा तो ऊपर की तरफ फोर्स क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ऊपर की तरफ जो तुम्हारा फ्रिक्शन फोर्स था, ऊपर की तरफ बायड फोर्स था, नीचे की तरफ mg था, तो ये दोनों सेम रहेगा, ये बढ़ जाएगा। मतलब ऑब्जेक्ट को नीचे फेंका है लेकिन ऊपर फोर्स ज्यादा लग रहा है। अगर ऊपर फोर्स ज्यादा लग रहा है और ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है तो क्या होगा? रिटार्ड।
मतलब पहले ही मैंने 40 मीटर पर सेकंड दे दी, तो नीचे mg नीचे की तरफ भाग रहा है, लेकिन फोर्स फ्रिक्शन ऊपर डोमिनेटिंग हुआ तो नेट फोर्स ऊपर होगा, तो एक्सीलरेशन ऊपर होगा। ये एक्सीलरेशन इसकी स्पीड कम करेगा। हाँ सर, स्पीड कम करेगा 30, तो 30 पर भी इन दोनों का सम mg से बड़ा होगा, तो ये ऊपर ही नेट फोर्स लगेगा, ऊपर दोनों का सम बड़ा है, फिर वो आएगा 25, फिर आएगा 20, जैसे 20 आया तो ऊपर वाला फोर्स नीचे वाला फोर्स बैलेंस और टर्मिनल वेलोसिटी को गेन कर लेगा। मतलब ग्राफ तुम्हारा कुछ ऐसा बनेगा। अगर टर्मिनल वेलोसिटी 20 एग्जांपल बताया कि टर्मिनल वेलोसिटी कुछ तो होगी, तो टर्मिनल वेलोसिटी से ज्यादा वेलोसिटी दे दोगे तो आपको वेरिएशन समझ में आया कैसा बनेगा? वेरिएशन समझ में आया कैसा बनेगा? टर्मिनल वेलोसिटी से ज्यादा वेलोसिटी दोगे तो वेरिएशन समझ में आया कैसा बनेगा ग्राफ? देखो ये टर्मिनल वेलोसिटी को गेन कर लेगा फाइनली। अच्छा, अगर मैं 50 से दूं तो और ऊपर से ऐसे आके गेन कर लेगा, 60 दूं तो और ऊपर से आके गेन कर लेगा। अगर मैं 10 से फेंकता तो 20 से कम है, तो 10 पे जो फोर्स लग रहा होगा वो क्या होगा सर? 20 पर जो फोर्स लग रहा है वो बैलेंस करेगा, टर्मिनल वेलोसिटी पे जो फ्रिक्शन लगता है वो बैलेंस करेगा। अगर 10 पे तो ये कम पड़ जाएगा, कम पड़ जाएगा तो ये नीचे खींच लेगा, तो स्पीड बढ़ेगा। तो ग्राफ कैसा बनेगा? अगर मैं ऐसा वेलोसिटी देता हूं गिवन जो टर्मिनल वेलोसिटी से कम है, गिवन वेलोसिटी v गिवन इज लेस देन vt, तो अगर गिवन वेलोसिटी टर्मिनल वेलोसिटी से कम है तो ये वहां से बढ़ के टर्मिनल को गेन कर लेगा, और ज्यादा है तो वहां से घट के टर्मिनल को गेन कर लेगा। सिंपल सी बात है, टर्मिनल को गेन कर लेगा, सिंपल सी बात है। अब इसी पर एक सवाल पूछते हैं बेटा, इसी पर एक सवाल पूछते हैं, ये वाला टाइम हो डिस्टेंस हो नेचर ग्राफ का रफली सेम होगा। देखो क्या है, बॉल इज थ्रोन डाउनवर्ड विथ सम वेलोसिटी ग्रेटर देन टर्मिनल वेलोसिटी, देखो ग्रेटर देन टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी से ज्यादा फेंका है, इनटू द विस्कस लिक्विड व्हिच ऑफ द फ्लोइंग कर्व रिप्रेजेंट द करेक्ट वेरिएशन ऑफ द वेलोसिटी। फाइनली उसको टर्मिनल वेलोसिटी को गेन करना है। देखो अगर ज्यादा, देखो ये ज्यादा दिया है तो जीरो कैसे हो जाएगी वेलोसिटी, ये दोनों तो गलत है। अब टर्मिनल लीनियरली थोड़ी ना वेरिएशन, यहां पे कोई लीनियर ग्राफ आया है या लीनियर इक्वेशन आया है। बी आंसर, बी इज योर करेक्ट आंसर, यही तो तुमको सिखा रहा हूं मैं। हाँ सर, ये तो पीएचडी हो गई पूरी, हाँ पूरी पीएचडी हो गई, पूरी पीएचडी हो गई। अब आइए सीधा जे एडवांस में चलते हैं। नीट में भी एकदम सेम सवाल ऐसा पूछा है, मतलब फ्लूइड में देखोगे तो तुमको मैं कितने जे एडवांस के सवाल करा चुका। देख जे एडवांस 2016 का सवाल है, और देखो सवाल इतना आसान, मजा आ जाएगा। देखिए क्या कह रहे हैं, कंसीडर टू सॉलिड स्फीयर पी एंड क्यू, एक सॉलिड स्फीयर है पी, दूसरा सॉलिड स्फीयर है क्यू, ईच ऑफ डेंसिटी 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, मतलब दोनों की डेंसिटी 8 दिया हुआ है, मतलब पहले की डेंसिटी भी 8 है और दोनों की डेंसिटी भी दूसरे की 8 है। डायमीटर आर 1 सेंटीमीटर 0.1 सेंटीमीटर, मतलब इसकी डायमीटर है d तो दूसरे की डायमीटर है d/2, मतलब रेडियस आधा हो जाएगी। अरे डायमीटर आधा तो रेडियस आधा, बता इसका डायमीटर 1 है तो इसकी रेडियस कितनी होगी? हाफ। इसकी डायमीटर अगर 0.5 है तो इसकी रेडियस कितनी होगी? 0.5/2। मतलब अगर मैं इसकी रेडियस को r लेता हूं तो ये रेडियस r/2 आएगी। सिंपल बात समझ में आया? डायमीटर आधा तो रेडियस आधा। स्फीयर P ड्रॉप्ड इनटू अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब डेंसिटी में लिक्विड के डेंसिटी में ड्रॉ किया, मतलब ρ1 है तुम्हारा 0.8 और यहां भी ρ1 हो जाएगा तुम्हारा 0.8, दोनों को सेम ही लिक्विड में डाला है 0.8। विस्कोसिटी इज 3 पॉइजली, ठीक है, वेयर Q इज द ड्रॉप्ड इन अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी। अच्छा, ये P का लिक्विड का डेंसिटी इतना है और इसकी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी 3 पॉइजली है, ठीक है, पॉइजली है, और Q को ड्रॉप किया, उसकी डेंसिटी 1.6 है। गुरु, इसको दूसरे लिक्विड में डाला जिसकी डेंसिटी है 1.6 एंड विस्कोसिटी इज 2 पॉइजली, ठीक है। देन रेशियो ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ P एंड Q। क्या पूछ लिया इसने? क्या पूछ लिया इसने? एक लाइन का कैलकुलेशन, जे एडवांस 2016, जो सबसे टफ सवाल माना जाता है जे एडवांस के इतिहास में, उसमें यह सवाल आया था। करके चले जाओगे, ऐसे 4 सवाल थे, दो बहुत टफ भी थे, बहुत टफ भी थे, बहुत मुश्किल था उसको करना। रोटेशन का एक सवाल था जो आज भी एडवांस वाले बैच में भी मतलब कराते हैं, सॉरी कराते होंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत टफ है, 1.5 पेज का कैलकुलेशन। और ऐसे सवाल थे जो एक लाइन में आंसर कर रहे थे। देखो, तो टर्मिनल वेलोसिटी सबसे पहले P का बटा Q का लिखूंगा। तो टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है VT इज इक्वल टू 2 रेडियस का स्क्वायर डेंसिटी का डिफरेंस इंटू G बटा 9 ईटा, यही था। हाँ, 2 देखो, 2 इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, 2 कांस्टेंट है, 9 भी कांस्टेंट है, तो R स्क्वायर सिग्मा माइनस रो बटा ईटा के प्रोपोर्शनल है। तो सबसे पहले P के लिए लिख दो, P मल्टीप्लाई R Q का होल स्क्वायर, ऊपर में चला जाएगा ए इंटू ईटा ऑफ P माइनस रो जिस लिक्विड में डाला इंटू ईटा ऑफ P, ये रखेंगे। अब विस्कोसिटी पहले का है 3, दूसरे का है 2, क्या ही पूछ लिया भाई, 3 और 2 तो रख दो, पहले विस्कोसिटी रख दो। पहले का विस्कोसिटी है 3 और दूसरे का विस्कोसिटी यहां पे क्या रखा है? 2, हो गया। देखो ये रेडियस R है तो ये आधा है, तो इसका R स्क्वायर तो R/2 का होल स्क्वायर, ये तुम्हारा आएगा R स्क्वायर
तो आएगा r/2 का होल स्क्वायर। हो गया भाई। और उसके बाद क्या बोला, डेंसिटी। तो डेंसिटी है इसका 8 और इसका है 0.8। तो यहां पे डेंसिटी का डिफरेंस लिखेंगे 8 माइनस 0.8, और यहां पे डेंसिटी आ जाएगा, पहले का तो 8 ही है और ये है तुम्हारा 1.6 सिंपल। तो चलो अब सॉल्व कर लेते हैं। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर तो देखो कैंसिल हो जाएगा, 1/2 का होल स्क्वायर ऊपर 4 चला जाएगा, ऊपर 4 मल्टीप्लाई 2/3, देखो नहीं 2 का होल स्क्वायर 4 ऊपर चला गया 4 मल्टीप्लाई 2 था। अब 8 में से 0.8 जाएगा तो ये हो जाएगा 7.2, सही तो है। 8 में से 0.8 जाएगा तो 7.2 है ना, और ये 8 में से 0.6 जाएगा, 8 में से डेंसिटी 8 थी, इसकी भी डेंसिटी 8 है, 8.8 नहीं 8, 8 में से पॉइंट कितना है 1.6 है, सॉरी 1.6, तो 8 और घटा दो तो ये हो जाएगा तुम्हारा 16, मतलब 64, 6.4, 6.4 में 1.6 जोड़ो 6 4 10, 0 हासिल 1 6 7 1 8, सही है। तो 6.4, 6.4, तो 8 से अगर काटोगे तो 8 8 64 और 9 8 72, 9 से कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल 9 से कैंसिल हो जाएगा, सही है। तो अब तुम्हारा आगे 8 से 4 2 8, ये कैंसिल हो गया, 3 3 9, तो 3 से 9 कटेगा 3:1, ये आंसर आ गया। अब मुझे पता नहीं इसका आंसर ये है कि क्या है, एक बार देख लेते हैं, गूगल पे सर्च कर लेते हैं। चलो क्या है भाई, आंसर मिला लेते हैं, क्या कैलकुलेशन में मिस्टेक हो कहीं कुछ हो। कंसीडर कंसीडर टू सॉलिड पी एंड क्यू ईच ऑफ डेंसिटी 8 एंड डायमीटर 1, इतने से आ जाना चाहिए। अब बताओ, ये एडवांस का सवाल है, 3:1 आंसर आ रहा है, बोलो मजा आया कि नहीं आया, आसान है, आंसर आएगा कि नहीं, हाँ 3:1, 9/3, 9/3, 3:1, सही करोगे तो आंसर आएगा। अब बोलो कितना आसान है ये, इसको लिख लेना बेटा, इसको लिख लेना, ठीक है, लिख लेना इसको। चलो ये देखो दूसरा एक और चीज, ये वाला सवाल देखो पहले, ये वाला जो फर्जी सवाल होते हैं, ये नीट का पूछा हुआ सवाल है। क्या कह रहा है सवाल, देखना। टाइम कितना हो गया, टाइम में 10 मिनट कम कर लेना क्योंकि रिवीजन करा है। A spherical body falling through the viscous liquid of infinite extreme ultimately attain a constant value. Then spherical body falling through the viscous liquid infinite extent, मतलब बहुत लंबे दूर तक चल रहा है भाई, तुरंत टर्मिनल वेलोसिटी को गेन नहीं कर लेता, टाइम लगता, धीरे 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 नीचे गिर रहा होता है। अल्टीमेटली अटेन्स अ कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू को अल्टीमेटली अटेन कर लिया, तो यहां पे क्या होगा, थ्रस्ट तुम्हें क्या पता था, नीचे वेट mg वेट, ऊपर में तुम्हारा बाइंड फोर्स और ऊपर में विस्कस फोर्स, यही तो बैलेंस हुआ था। क्योंकि देखो नीचे अगर ड्रॉप किया तो नीचे जाएगा, नीचे जाएगा तो फ्रिक्शन ऊपर, बैंड ऊपर, नीचे mg, तो उस केस में अब थ्रस्ट फोर्स, वेट फोर्स, विस्कस ड्रैग नहीं, वेट नहीं, विस्कस प्लस अब थ्रस्ट बराबर वेट, ये आंसर आ गया, यही तो है। देखो विस्कस फोर्स Fr, अब थ्रस्ट फोर्स बैंड फोर्स और नीचे वेट, यही बैलेंस करता है, तभी तो नेट फोर्स 0 हो जाता है, तभी तो नेट फोर्स 0 हो जाता है। इसी प्रिंसिपल पे जनवरी 2025 में सवाल क्या पूछा देखिए, जनवरी 2025 में सवाल क्या पूछा देखिए, स्मॉल रिजिड स्फेरिकल, देखो हो सकता है तुम लेक्चर देखते थे फेड अप हो गए, 4-5 सब्जेक्ट है, सब कुछ देख रहे होगे, लेकिन एक बात बताऊं, नहीं बताना चाह रहा था लेकिन एक बात बताता हूं, एक बात बताता हूं। मैं सुबह उठ के, मेरी स्टूडियो खराब है, मैं कहीं और गया क्लास लेने, वहां से हो नहीं पाया, 4 किलोमीटर वहां से दूर गया मैं वापस, मतलब जहां है उसी में वापस आया, फिर सुधांशु सर के आया, क्लास लिया, क्लास लेने के बाद बहुत डिस्टर्ब हो गया, फिर बैठा थोड़ी देर ऐसे ही, पानी वानी पिया, थोड़े बैठा, घर जा रहा था, फिर सोचा कि यार घर जाऊंगा रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगा, तो सर के यहाँ से कर लेता हूँ, तो मैं कर रहा हूँ, अभी टाइम हो रहे होंगे कुछ 12:30, खाया नहीं हूँ एक दाना कुछ, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, खाना नहीं हुआ, एक दाना नहीं खाया हूँ। कई बार दुख होता है कि जब बच्चे कहते हैं कि हमको 5 मिनट में फ्रेश नहीं हुए, हम, तुम एक गलत मिशन पे हो, तुम 5 मिनट में फ्रेश नहीं हुए, 5 मिनट में तुम खाना नहीं खाए, मैं देखता हूँ कमेंट, देखता हूँ तो बच्चा लिखता है कि आपको लगता है कि हम गैप नहीं देते हो, इतना पढ़ाते हो, हमको टाइम नहीं मिलता है, तो टाइम किसको मिल रहा है, या फिर कौन है जिसको टाइम मिल रहा है। और तुम अगर सीरियस नहीं हो अपने पढ़ाई को, सिलेक्शन के लिए नहीं आए हो, सिर्फ टाइम पास के लिए पढ़ रहे हो, तो फिर तो कैसे भी पढ़ो चलेगा, लेकिन सीरियस होकर पढ़ रहे हो तो ये ऐसी कमजोर वाली बातें मत किया करो। मुझे ऐसे याद आ गया वो चीज, तो कितना बुरा लगा मुझे देख के, ठीक है यार, मैं टाइम जब खत्म हो रहा होता है ना, खत्म होते होते सांस नहीं लेता हूं। तुम अगर उस समय मान लो कि तुम नहीं सीख पा रहे हो, लास्ट मोमेंट में तुम थोड़ा वो हो गया, फेडअप हो गया, जब तुम्हारे दिमाग में नहीं जा रही, बंद कर दो लेक्चर, आधे घंटे बाद आके देख लेना, 10 मिनट की तो बात थी, क्या तुम वो 10 मिनट तुम आधे घंटे बाद नहीं देख सकते, शाम को नहीं देख सकते, कल लेक्चर शुरू होने से पहले नहीं देख सकते, मैनेज तो कर सकते हो, यही तो डॉक्टर बनोगे तुम, भिखारी थोड़ी ना बन रहे हो।
एक दाना नहीं खाया हूं मैं अभी, और मैंने चूज किया कि नहीं यार थोड़ा सुबह लेक्चर खराब हो गया तो रिकॉर्ड कर देते हैं जिससे सही रहेगा। बोलो, चलो देखो, स्मॉल रिजिड स्फेरिकल बॉल ऑफ मास एम, स्मॉल रिजिड स्फेरिकल बॉल ऑफ मास एम इज ड्रॉप्ड इन अ लॉन्ग वर्टिकल ट्यूब कंटेनिंग ग्लिसरीन, लॉन्ग ट्यूब में रख दिया जिसमें पहले से क्या है, ग्लिसरीन है। द वेलोसिटी ऑफ द बॉल बिकम्स कांस्टेंट आफ्टर सम टाइम, ठीक है, थोड़ी देर बाद वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई। इफ द डेंसिटी ऑफ द ग्लिसरीन इज हाफ द डेंसिटी ऑफ द बॉल, मतलब ग्लिसरीन की डेंसिटी जो है, ग्लिसरीन मतलब लिक्विड की डेंसिटी है, बॉल की डेंसिटी का आधा है, मतलब सिग्मा बटा 2 है। बॉल की डेंसिटी मान लो सिग्मा बोलते तो सिग्मा बटा 2, यही बोल रहे हैं। The velocity of the ball becomes constant after some time. The density of the glycerin is half the density of the ball. Density बॉल का ऑब्जेक्ट का हम सिग्मा से लिखते हैं, तो बॉल की डेंसिटी का आधा है ग्लिसरीन का, ठीक है, half of the density of the ball. Then the viscous force acting on the ball will be, तो viscous force इस पर कितना लग रहा होगा पूछा है। तो सिंपल सी बात है, जब अगर ये टर्मिनल वेलोसिटी को गेन कर ले तो नेट फोर्स जीरो होना है, तो नीचे लगेगा mg, ऊपर लगेगा बायंट फोर्स, और ऊपर ही लगेगा आपका विस्कस फोर्स। तो आप यही लिखते हो कि विस्कस फोर्स प्लस बायंट फोर्स बराबर mg। अब बताओ कि फ्रिक्शन फोर्स बराबर mg माइनस बायंट फोर्स, और ये हो गया आपका mg। बायंट फोर्स की वैल्यू हमने बोला था रो vg, तो बायंट फोर्स को लिखोगे रो vg, और रो की वैल्यू है सिग्मा बाई 2, रो को लिखो सिग्मा बाई 2, तो ये होगा mg माइनस सिग्मा vg बाई 2। सिग्मा v क्या होगा, ऑब्जेक्ट की मास, भाई ऑब्जेक्ट की डेंसिटी अगर आ गई तो ऑब्जेक्ट की डेंसिटी इनटू वॉल्यूम मास होता है, तो होगा mg माइनस mg बाई 2, तो ये आंसर आ जाएगा आपका mg बाई 2। mg बाई 2 इज द करेक्ट आंसर, mg बाई 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो अब एक चीज, सॉलिड फ्रिक्शन एंड फ्लूइड फ्रिक्शन के बीच में कंपेयर, जो लॉज ऑफ मोशन वाला फ्रिक्शन आपने पढ़ा था, लॉज ऑफ मोशन, इन लॉज ऑफ मोशन, लॉज ऑफ मोशन, सॉलिड फ्रिक्शन बिटवीन टू सॉलिड ऑब्जेक्ट, मतलब फ्रिक्शन बिटवीन टू सॉलिड ऑब्जेक्ट, फ्रिक्शन बिटवीन टू सॉलिड ऑब्जेक्ट, दो सॉलिड ऑब्जेक्ट के बीच में अगर मैं फ्रिक्शन की बात करता हूं, दो सॉलिड ऑब्जेक्ट के बीच में अगर मैं फ्रिक्शन की बात करता हूं, दो सॉलिड ऑब्जेक्ट के बीच में फ्रिक्शन की बात करता हूं, जो लॉज ऑफ मोशन में हमने पढ़ा था, वो फ्रिक्शन एक बार याद करो किन किन बातों पर डिपेंड करती है, याद करो, छोड़ो ये सब क्या लिखा हुआ है, छोड़ो, किन किन बातों पर डिपेंड करती है। तो सर वो टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन पे डिपेंड करती है, लेकिन उस फ्रिक्शन की जो वैल्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल एंड फ्रिक्शन फोर्स म्यू इनटू एन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पे डिपेंड करती है। क्या ये कॉन्टैक्ट सरफेस के एरिया पे डिपेंड करता था, नहीं, कॉन्टैक्ट एरिया पर डिपेंड नहीं करता है, पर डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड नहीं करता है, कॉन्टैक्ट सरफेस के एरिया पे डिपेंड नहीं करता है। सोचो, कॉन्टैक्ट सरफेस के एरिया पे डिपेंड नहीं करता, कॉन्टैक्ट सरफेस के एरिया पे डिपेंड नहीं करता है। अरे हाँ सर जी, वो तो जो एरिया था उस पर डिपेंड नहीं करता था, तुम ऐसे रखो या ऐसे रखो, इंटरलॉकिंग सेम होता था, याद करो। हाँ सर, लेकिन जो ये फ्लूइड फ्रिक्शन है उसका फॉर्मूला देखोगे, ईटा ए डेल्टा वी बाई डी, ये एरिया पे डिपेंड करता है। अच्छा, ये नॉर्मल पे डिपेंड नहीं करता है, लेकिन ये नॉर्मल पे डिपेंड करता है। बताओ हाँ या ना, हाँ बस अब यही बात तुमको डिफरेंस में बतानी है। सबसे पहला देखो विस्कोसिटी, देखो द विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया। पहली यही इंपॉर्टेंट बात है कि लिक्विड के विस्कोसिटी की वजह से जो फ्रिक्शन लगता है लेयर के बीच में एरिया पे डिपेंड करता है, बट सॉलिड फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट अपॉन द एरिया। पहला पॉइंट 100% क्लियर हो गया। हाँ सर, दूसरा, विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन द लेयर ऑफ इन कॉन्टैक्ट। जो फ्लूइड फ्रिक्शन होता है वो रिलेटिव वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, जबकि वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट अपॉन द रिलेटिव वेलोसिटी। हाँ, ये वेलोसिटी या टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी की वजह से आता है, लेकिन फ्रिक्शन की वैल्यू यहां पे नॉर्मल और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पे डिपेंड करती है, वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करती सॉलिड फ्रिक्शन। द विस्कस फोर्स डज नॉट डिपेंड्स ऑन द नॉर्मल रिएक्शन। विस्कस फोर्स जो नॉर्मल पे डिपेंड नहीं करती, देखो ये नॉर्मल पे डिपेंड नहीं करती, सॉलिड फ्रिक्शन नॉर्मल पे डिपेंड करती है, सॉलिड फ्रिक्शन नॉर्मल पे डिपेंड करती है। तीसरी, द विस्कोसिटी फोर्स ऑन द सॉलिड मूविंग ऑन अ फ्लूइड डिपेंड्स ऑन द शेप एंड साइज ऑफ द सॉलिड। यस, तभी तो हम स्ट्रीमलाइन शेप बनाते हैं, जैसे जहाज होता है, जहाज को अगर हम बनाए ऐसा, ऐसा जहाज को बना दें हम ऐसा, तो जहाज चल पाएगा पानी में? नहीं, हम ऐसा बनाते हैं, स्ट्रीमलाइन शेप इसको बोलते हैं, ताकि सामने से फ्लूइड में चलने से इस पर फ्रिक्शन कम लगे। सर लेकिन वो तो सॉलिड के लिए बताता है। एक्सप्रेशन जो हमने डिफाइन किया ना, ये भी बात समझना कि फ्लूइड फ्रिक्शन लगेगा तो किसी भी सॉलिड पर ये समझना, when any
सॉलिड ऑब्जेक्ट इज मूविंग inside when any solid object moving inside fluid then fluid will apply friction force. Fluid will apply friction force due to its viscosity, due to its viscous nature. लेकिन उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मेरे पास नहीं है. बट वी हैव फॉर्मूला ऑफ विस्कस फ्रिक्शन ऑन सॉलिड फॉर स्फीयर ओनली. मतलब जैसे मैं अगर पानी में दौड़ू तो मेरे पे भी तो फोर्स लगाएगा पानी. हाँ सर, आप पे भी लगाएगा. तुम दौड़ो, तुम पे लगाएगा. रॉड ले जाओ, रॉड पे लगाएगा. सिलेंडर पे लगाएगा. लेकिन उसमें फोर्स लगेगा, वो वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल भी होगा. लेकिन वो कितना लगेगा ना, उसका एग्जैक्ट एक्सप्रेशन ड्राइव नहीं है अभी तक, और आपको पढ़ना भी नहीं है. तुमको पढ़ना सिर्फ सॉलिड के लिए. अच्छा, ओके, मजा आ गया सर इस बात में. यस. तो विस्कस फोर्स ऑन द सॉलिड मूविंग इन अ फ्लूइड डिपेंड्स ऑन द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. हमने पढ़ा सिर्फ ऐसे, लेकिन ये इंडिपेंडेंट ऑन द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. ये तो म्यू इनटू एन पे डिपेंड करता है, शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट पे कहां डिपेंड करता है. तो बहुत सिंपल सी 3-4 बातें बताई तुम्हें. क्या सिंपल सी 3-4 बातें बताई? तो जो लॉज ऑफ मोशन में सॉलिड के बीच में, दो सॉलिड के बीच में जो फ्रिक्शन पड़ते हो, वो एरिया पे डिपेंड नहीं करता, नॉर्मल पे डिपेंड करता है, और वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता, शेप एंड साइज पे डिपेंड नहीं करता. यही 4 बातें. देखो, यही 4 बातें. इंडिपेंडेंट एरिया पे डिपेंड नहीं करता, नॉर्मल पे डिपेंड करता है, और नॉर्मल पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता. एरिया पे डिपेंड नहीं करता, वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता. एरिया पे डिपेंड नहीं करता, वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता. नॉर्मल पे करता है, शेप साइज पे नहीं करता. ये तुम्हें एरिया पे करता है, वेलोसिटी पे करता है, शेप एंड साइज पे करता है, नॉर्मल पे नहीं करता. सिंपल सी बात है. हाँ सर, बिल्कुल सही, आसान बात है. अब देखो, मान लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये. इन ले लेते. इन वाटर रेन ड्रॉप वाटर रेन ड्रॉप falling with terminal velocity vt. Now they coalesce to form a single raindrop. Then its velocity will be इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ये हमें समझना है. तो मान लो कि n रेन ड्रॉप है. n रेन ड्रॉप है. n बहुत सारे, n मतलब n बहुत ज्यादा नंबर. n की वैल्यू 10 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है, 25 भी हो सकती है, और सबकी रेडियस r है. r कहां दिया होता सर? मान लिया, एज्यूम कर लिया, और हर की टर्मिनल वेलोसिटी हमको दिया हुआ है vt. अब यही कोलिज मतलब सब मिलके एक ड्रॉप बन गया. तो ये कितने वेलोसिटी से चलेगी वो तुमको निकालना है. सर देखो, अगर मैं इनिशियली एक का टर्मिनल वेलोसिटी लिखूं, वन स्मॉल ड्रॉप का, तो मैं लिखूंगा 2 उसकी रेडियस का स्क्वायर सिग्मा माइनस रो जी बटा 9 ईटा. ये लिखूंगा मैं टर्मिनल वेलोसिटी. हाँ सर, बिल्कुल लिखोगे आप. टर्मिनल वेलोसिटी ठीक है सर आपका, टर्मिनल वेलोसिटी ठीक है सर आपका. मैं ये टर्मिनल वेलोसिटी लिखूंगा. चलो मैंने लिख लिया. ठीक है. अब जब एक चल रहा है तो ये कोलिज करके बड़ा ड्रॉप बन जाएगा. इसकी टर्मिनल वेलोसिटी क्या लिखोगे? तो vt बराबर लिखोगे 2 कैपिटल R का होल स्क्वायर. देखो डेंसिटी तो भाई सेम ही तरह का लिक्विड है, तो लिक्विड की डेंसिटी, बाहर एनवायरमेंट की डेंसिटी, लिक्विड का कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, तो सेम रहेगा. रेडियस बदला बस. हाँ सर, रेडियस लेकिन बदल गया. हाँ, रेडियस बदल गया, मैं भी कह रहा हूं रेडियस बदल गया. अब एक बात बताओ, क्या मैं ये रिलेशन लिख सकता हूं? अच्छा, बेसिक मैथ में ये पढ़ाया हुआ है मैंने, तुम्हें याद है? ये बेसिक मैथ में मैंने तुम्हें पढ़ाया हुआ है बेटा, याद है तुमको? सर क्या पढ़ाया हुआ है कि जब n छोटे छोटे ड्रॉप्स जिसकी रेडियस r है, कितने हैं सर? अगर मान लो 1 2 3 4 5 ऐसे 10 है, तो 10 ड्रॉप और सबकी रेडियस स्मॉल r बराबर 1 बन गया, तो 1 इंटू कैपिटल R. अगर n ड्रॉप है तो n इंटू स्मॉल r बराबर कैपिटल R. एक ड्रॉप है r रेडियस का, ऐसे ऐसे कितने ड्रॉप है? n ड्रॉप है, तो n इंटू स्मॉल r बराबर कैपिटल R. ये पढ़ाया था सर? ऐसा कुछ नहीं पढ़ाया तो गलत है. हाँ गलत है. अच्छा, क्या इन सब का जो फ्री सरफेस है, वो सारा फ्री सरफेस जोड़ के
क्या एक ड्रॉप बना है उसके फ्री सरफेस के बराबर होगा? सर एरिया मतलब टोटल इसका एक का सरफेस एरिया और इन सब का टोटल सरफेस एरिया जोड़ के बराबर होगा? नहीं सर, क्यों नहीं? एक काम करो, सारे ड्रॉप को उठा के लाओ एक जगह पे, इस ड्रॉप को रखो यहां, इसको रखो यहां, इसको रखो यहां, इसको उठा के लाओ यहां, यहां 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 यहां। तो इस तरीके से जब तुम बहुत सारे ड्रॉप रख दोगे, इस तरीके से तुम बहुत सारे ड्रॉप रख दोगे तो क्या बना? सर ये बना एक स्फीयर बन गया, सब मिलके एक बन गया, सारे ड्रॉप को मिला दो एक बन जाएगा। तो फ्री सरफेस एरिया तो बड़े वाले ड्रॉप का यही बना ना, बस ये तो छोटा वाला ड्रॉप तो ये इतना एरिया दे रहा था। तो एरिया कंजर्व नहीं करता, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि टोटल इस सब का फ्री सरफेस एरिया जोड़ के एक एरिया के बराबर नहीं होगा, बस मैं यही बता रहा हूं। तो सर क्या होगा? होगा क्या? होगा ये कि इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम, इसका सबका वॉल्यूम जोड़ के इसके वॉल्यूम के बराबर होगा। जितना स्पेस ये ले रहा था उतना ही स्पेस ये लेगा, क्योंकि डेंसिटी कांस्टेंट, मास कांस्टेंट, तो वॉल्यूम कांस्टेंट। अच्छा बताओ, सब छोटे छोटे ड्रॉप मिलाकर 4 kg वाटर बनता, तो एक लाओगे तो 4 kg वाटर बनेगा। क्या मास कंजर्व है? हाँ सर मास कंजर्व है। मास थोड़ी ना चेंज होगा सर, मास तो मास यहां से मास से एनर्जी थोड़ी ना बन गया है, मास तो कंजर्व होगा। हाँ सर मास कंजर्व है। और डेंसिटी? सर डेंसिटी भी कंजर्व है, तो वॉल्यूम कंजर्व होगा। टोटल वॉल्यूम इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम, तो एक की वॉल्यूम लिखो छोटे ड्रॉप का, तो 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब इनटू टोटल एन ड्रॉप है, तो इनसे मल्टीप्लाई कर दिया बराबर बड़े वाला ड्रॉप तुम्हारा 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब इंटू एक ही ड्रॉप था 1, ये वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, मतलब इनिशियल वॉल्यूम बराबर फाइनल वॉल्यूम होगा। अच्छा सर ठीक है, वॉल्यूम बराबर कर दिया, तो 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाएगा। हाँ, इसका क्यूब इधर ले जाओ, तो स्मॉल आर का क्यूब इंटू एन था, इसका क्यूब इधर लाओगे 1/3 बराबर कैपिटल आर, तो तुम्हारा कैपिटल आर बराबर हो जाएगा इसका पावर 1/3 और 3 3 3 कट जाएगा, एन का पावर 1/3, एन का पावर 1/3 इंटू स्मॉल आर इज योर कैपिटल आर रेडियस। क्या समझ आ गया? हाँ सर, तो यहां पे वैल्यू पुट कर दो, तो वैल्यू पुट करोगे तो देखो ये क्या है स्मॉल आर, अगर आर का स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर बराबर एन का पावर 2/3 इंटू स्मॉल आर, दोनों तरफ स्क्वायर कर दे चाचा। ये रिलेशन याद कर ले, रेडियस बराबर एक बड़े ड्रॉप का रेडियस बराबर एन का पावर 1/3 इंटू स्मॉल आर होता है, इसका स्क्वायर कर, स्क्वायर बोथ साइड, तो दोनों तरफ स्क्वायर करेगा, इधर बोल क्या होगा आर स्क्वायर, इधर बोल एन का पावर स्क्वायर करोगे तो 2/3 इंटू स्मॉल आर स्क्वायर, वैल्यू पुट करो तो 2 कैपिटल आर स्क्वायर आएगा, एन का पावर 2/3 इंटू स्मॉल आर स्क्वायर, सिग्मा माइनस रो इंटू जी बटा 9 ईटा लिख सकते हैं। हाँ, अब एक टर्म बताओ, 2 स्मॉल आर स्क्वायर 9 सिग्मा, 2 स्मॉल आर स्क्वायर सिग्मा माइनस रो बाई 9 ईटा, 2 स्मॉल आर स्क्वायर सिग्मा माइनस रो जी बटा 9 ईटा, ये क्या है? अगर इसको छोड़ दो तो सर ये इनिशियल टर्मिनल वेलोसिटी था, तो फाइनल टर्मिनल वेलोसिटी वीटी डैश बराबर एन का पावर 2/3 इंटू इनिशियल टर्मिनल वेलोसिटी। इसको याद रख लो, मार रट्टा मार, जोरदार रट्टा मार। क्या है ये? टर्मिनल, देखो सिंपल सी बात है, टर्मिनल वेलोसिटी रेडियस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। हाँ सर, टर्मिनल वेलोसिटी रेडियस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, टर्मिनल वेलोसिटी रेडियस ऑफ स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। हाँ सर, टर्मिनल वेलोसिटी स्क्वायर ऑफ द रेडियस के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, यहां पे रेडियस कितना गुना हो गया? एन का पावर 1/3, तो रेडियस एन का पावर 1/3, रेडियस का स्क्वायर करो तो एन का पावर 2/3, देखो एन का पावर 2/3 गुना हो गया, बस। एन क्या है? टोटल नंबर ऑफ ड्रॉप जो मिलके एक ड्रॉप बनाया है। अब इस पे भरे पड़े हैं सवाल, नीट में जेईई मेन पे भरे पड़े हैं सवाल। क्या है सवाल? देखिएगा ध्यान से, 8 drops of water falling through the air with steady velocity of 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कितने ड्रॉप है? तो 8 इक्वल ड्रॉप, नंबर ऑफ ड्रॉप तुम्हारे हो गए 8, नंबर ऑफ ड्रॉप हो गए तुम्हारे 8 ऑफ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी उनका है 8 मीटर पर सेंटीमीटर पर सेकेंड, 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। If the drop combine to form a single drop in a big size, then terminal velocity will be। तो बताइए टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगा? vt डैश होगा n का पावर 2/3 इंटू सिंपल vt। बताओ n बोलो सर, 8 का पावर 2/3 इंटू टर्मिनल वेलोसिटी था 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अच्छा 8 को तुम लिख सकते हो 2 का क्यूब, हाँ सर 8 को लिख सकते हो 2 का क्यूब इंटू 2 का पावर 3 इंटू 10, 3 से 3 कट गया, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 10, 40 आंसर आ रहा है, 40 आंसर है। बताओ इजी है कि नहीं है? इजी है कि नहीं है? ये क्या कह रहा है? पहले ये करो, चलो ये करो, 2 इक्वल ड्रॉप आर फॉलिंग थ्रू द एयर विथ स्टेडी वेलोसिटी ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इफ 2 ड्रॉप्स कोलीज देन न्यू टर्मिनल वेलोसिटी विल बी। तो नया टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगा? चलो स्क्रीन पॉज करके फटाफट इसको करो, स्क्रीन पॉज करके फटाफट करो, अभी के अभी तुम्हारा क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गया, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस है। 2 इक्वल ड्रॉप आर फॉलिंग थ्रू
एयर विथ स्टीडी वेलोसिटी ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। 2 ड्रॉप है भाई, 2 ड्रॉप। तो n का पावर 2/3 इंटू टर्मिनल वेलोसिटी तुम्हारी कितनी है 5। तो 2 का पावर 2/3 इंटू 5, 2 का पावर स्क्वायर हो जाएगा तुम्हारा 4 का पावर 1/3 इंटू 5। देखो 4 का पावर 1/3 इंटू 5, ये आंसर आ गया, खत्म। देखो ये है नया टर्मिनल वेलोसिटी, n का पावर 2/3 इंटू इनिशियल टर्मिनल वेलोसिटी, एकदम इजी पीजी है। हाँ सर, नेक्स्ट देखिए, सॉरी, नेक्स्ट देखिए, अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑफ रेडियस इतना mm, एक ड्रॉप है जिसका रेडियस इतना mm है, फॉलिंग इन एयर, इफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द एयर इज इतना, एयर की विस्कोसिटी इतना है, व्हाट विल बी द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द ड्रॉप इफ डेंसिटी ऑफ द एयर कैन बी नेग्लेक्टेड। तो देखो टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है 2 रेडियस का स्क्वायर इंटू सिग्मा माइनस रो इंटू जी बटा 9 ईटा। तो जिसमें तुमको बोला कि ड्रॉप ऑफ वाटर ऑफ रेडियस इतना, तो रेडियस दे दिया तुमको, हाँ सर रेडियस दिया है 0.0015 mm। अब रुकना ध्यान से, 0 1 2 3 4 15 इंटू 10 टू द पावर -4 और mm है मतलब 10 का पावर -3 मीटर, ये है तुम्हारा रेडियस। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा दे दिया, हाँ सर ईटा दे दिया। व्हाट विल द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द ड्रॉप इफ डेंसिटी ऑफ कैन बी नेग्लेक्टेड। द ड्रॉप ऑफ वाटर, अच्छा वाटर है, तो वाटर है तो सिग्मा हो गया तुम्हारा 10 टू द पावर 3 और रो जो एयर की डेंसिटी है वाटर के कंपेयर में नेग्लेक्ट बोला, मतलब लगभग 0, नेग्लेक्टेड। तो ये आ जाएगा 2 इंटू रेडियस 15 इंटू 10 का पावर -7 का होल स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर इंटू सिग्मा जो तुम्हारा वाटर है, वाटर ड्रॉप है ना, ड्रॉप ऑफ वाटर मतलब ऑब्जेक्ट पानी का बना हुआ है, तो सिग्मा की डेंसिटी आ गई तेरी 10 टू द पावर 3 -0, कोई दिक्कत नहीं है। 9 इंटू ईटा की वैल्यू देखो क्या दिया है 1.8 इंटू 10 टू द पावर -5। बोलो टर्मिनल वेलोसिटी निकल जाएगी कि नहीं यहां से? इजी है, सिंपल कैलकुलेशन का टर्म बचा, छोड़ देना, इसको मत करना, जरूरी नहीं है। ये देखो क्या कह रहा है, अ स्मॉल स्फेरिकल ड्रॉप हैविंग रेडियस इन द रेशियो 4:3। रेडियस दिया है तुम्हें r1/r2, 2 स्फेरिकल ड्रॉप है 4:3। फॉल फ्रॉम अ हाइट थ्रू द स्पॉट एटमॉस्फेयर, देन मोमेंटा ऑन रीचिंग द अर्थ विल बी। मोमेंटा मतलब मोमेंटम पूछा। तो देखो जब ये स्फेरिकल ड्रॉप जिनकी रेडियस कुछ r1 r2 है नीचे गिरता जाएगा तो इनकी वेलोसिटी हाइट पे डिपेंड करती है क्या? नहीं, यही तो पूछ लेगा घुमा के। नीचे जब गिरेगा तो अपने अपनी टर्मिनल वेलोसिटी से गिरेगा, और इनका जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो उनके रेडियस के प्रोपोर्शनल होता है। तो पहले का टर्मिनल वेलोसिटी पहले के रेडियस के प्रोपोर्शनल, दूसरे का टर्मिनल वेलोसिटी दूसरे के रेडियस के प्रोपोर्शनल, बाकी तो दोनों ड्रॉप के लिए उसकी डेंसिटी एनवायरमेंट का फैक्टर तो कॉमन हो गया। अब यहां पे बोला मोमेंटम, तो मोमेंटम का लिखोगे तो मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो पहले का मास पहले की वेलोसिटी, दूसरे का मास दूसरे की वेलोसिटी, और मास को लिख सकते हैं डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो दोनों वाटर का है, स्मॉल स्फेरिकल ड्रॉप, तो यहां अच्छा है दोनों ड्रॉप एक ही चीज का है, तो ये तो मास है तुम्हारा, हो जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम 4/3 पाई रेडियस का क्यूब इनटू v1 इज प्रोपोर्शनल रेडियस का स्क्वायर, मतलब इसके रेडियस का स्क्वायर, बटा मास लिखो रो 4/3 पाई इस r2 का क्यूब इनटू r2 का स्क्वायर। तो देखो सारा टर्म कॉमन है, तो p1/p2 आ जाएगा तुम्हारा सिंपल r1 का क्यूब इंटू r1 का स्क्वायर बटा r2 का क्यूब इंटू r2 का स्क्वायर, कुछ ऐसा। रेडियस r को 4/3 रखोगे तो 4/3, 3 2 5, मतलब 4/3 का पावर 5, कुछ ऐसा टर्म आएगा। 4/3 का पावर 5, ये आंसर आना चाहिए। ये 4:4 तो 1:1 आ जाएगा, गलत है। हाफ 1:2, 1:2 कहां बैठ रहा है, ऊपर ज्यादा होगा इनफैक्ट। 4:2, 5:2, इसी दोनों में से कोई आंसर बन सकता है। 4:2 का मतलब तो 2:1 है, क्या 2:1 आएगा? 4/3 का पावर 5 ना, ये भी नहीं आएगा। लगभग ये आंसर बैठ जाएगा क्या, 5:1। देखो सबसे पहले काम करते हैं, 4 का पावर 5 का क्या मतलब है? 4 का पावर 5 का मतलब है 4 का पावर 4 को 4 से 5 बार मल्टीप्लाई, 4 चौके 16, 16 चौका 64, 4 को एक बार 4 से गुना के स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? स्क्वायर करेंगे तो आएगा तुम्हारा 16, क्यूब करेंगे तो 64 और 256, 1024, 1024 के आसपास बैठेगा क्या? और 3 का क्यूब तुम्हारा हो जाएगा 243, तो 243 1054, तो 4 पॉइंट कुछ आएगा, 4.32 कुछ ऐसे, 4.32 कुछ। ये तुम्हारा 1:1, ये हाफ, ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। डबल तो नहीं आ रहा, 4 गुना आ रहा है, ये डबल थोड़ी ना 4 गुना आ रहा है, तो 5:1 अप्रोक्सीमेट में सही आंसर होगा, ये ऑप्शन गलत दिया होगा।
कोई टेंशन नहीं, या तो अप्रोक्सीमेट में सही होगा या ऑप्शन गलत दिया होगा, कोई खास बात नहीं है। ये क्या कह रहा है भाई, टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द स्मॉल साइज स्फीयर बॉडी ऑफ रेडियस आर फॉलिंग थ्रू द इन अ विस्कस लिक्विड इज गिवन बाय द प्रोपोर्शनल साइन, v प्रोपोर्शनल टू r। इस पर इसमें क्या खास बात है, इसको लिखना नहीं, ये सवाल है फर्जी है, नहीं लिखना। ये बोला है कि अच्छा ये सवाल आ जाते हैं, देखो जब तुम नीट में बैठोगे तो तुम ऐसे ऐसे कितने टॉपिक पढ़ चुके होगे, कम से कम 500, और उन सभी को बातों को ध्यान में रखना, और इसमें से 4 सब्जेक्ट और। तो ये बहुत बड़ी बात है कि टर्मिनल वेलोसिटी रेडियस से प्रोपोर्शनल का स्क्वायर होता है। जेई में लगातार ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको सभी को अपने नोट्स में मेंशन करना है। क्या है देखो, अ बॉल ऑफ डेंसिटी सिग्मा एंड रेडियस आर ड्रॉप्ड ऑन द सरफेस ऑफ अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो। ये क्या कह रहा है, अ बॉल ऑफ डेंसिटी सिग्मा एंड रेडियस आर ड्रॉप्ड ऑन द सरफेस ऑफ अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, किसी सर्टेन हाइट से छोड़ा है। मतलब ये तुम्हारा एक लिक्विड है जिसकी डेंसिटी हमको रो दी हुई, लिक्विड की डेंसिटी, लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो है। अब एच हाइट से, सर्टेन हाइट बोला, मैं एच एज्यूम कर लेता हूं, एच हाइट से एक बॉल को यहां से क्या किया है, ड्रॉप किया, ठीक है। तो ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा। बॉल ऑफ डेंसिटी सिग्मा, बॉल ऑफ डेंसिटी सिग्मा of radius smaller dropped on the surface of a liquid of density rho from the certain height. If speed of the ball does not change even entering the liquid and viscosity of the liquid is eta, चलिए viscosity of liquid is eta, then the height from which ball is dropped is। तो कितने हाथ से मैंने बॉल को ड्रॉप किया, सवाल को 2 बार स्क्रीन पॉज करके पढ़ो, सवाल को 2 बार स्क्रीन पॉज करके पढ़ो, सवाल को 2 बार स्क्रीन पॉज करके आराम से पढ़ो, आराम से स्क्रीन पॉज करके सवाल को 2 बार पढ़ो, स्क्रीन पॉज करके आराम से सवाल को 2 बार पढ़ो, कर दो स्क्रीन पॉज कर दो, 2 बार पढ़ो, ठीक है। पढ़ लिया, अब सुनो ध्यान से। ये कह रहा है कि लिक्विड सरफेस जिसकी डेंसिटी है रो और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी सिग्मा, उसके सरफेस से एच हाइट ऊपर से एक बॉल को मैं ड्रॉप कर रहा हूं। इस बॉल के बारे में दिया, हाँ, बॉल की डेंसिटी सिग्मा दी हुई एंड रेडियस आर दिया हुआ है। इस बॉल की डेंसिटी सिग्मा है और रेडियस इसकी आर है। जब ये गिरेगा तो वेलोसिटी तो गेन करेगा, तो ये जब एच हाइट गिरा होगा तो इसकी वेलोसिटी यहां पे रही होगी कुछ √2gh, ठीक है। तो इट्स स्पीड डज नॉट चेंज इवन ऑन एंटरिंग इन द लिक्विड। तो जब ये सरफेस पर आया तो इसकी इतनी वेलोसिटी थी, लेकिन इसके अंदर जाने के बाद इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हुई। जब कोई लिक्विड में बॉल चले और उसकी वेलोसिटी चेंज ना हो रहा है, उसका मतलब टर्मिनल वेलोसिटी की कंडीशन है, और टर्मिनल वेलोसिटी की कंडीशन में ऊपर की तरफ बायंड फोर्स और ऊपर की तरफ तुम्हारा विस्कस फोर्स नीचे mg से बैलेंस कर जाता है। और ये भाई साहब तू टर्मिनल वेलोसिटी को गेन कर चुका था, हाँ। तो इस लिक्विड के अंदर कितना टर्मिनल वेलोसिटी होना चाहिए उसका फॉर्मूला हमें पता है, 2r² g सिग्मा माइनस रो बटा 9 ईटा, हाँ। और उतनी ही टर्मिनल वेलोसिटी के बराबर ये √2gh रहा होगा तो चेंज नहीं हुआ होगा। इसी में हम h की वैल्यू पूछे, निकाल दो, ये रूट को उधर ले जाओ पहले। तो 2gh बराबर हो जाएगा तुम्हारा 2r², मतलब 2 का स्क्वायर और r का पावर 4 g² सिग्मा माइनस रो का होल स्क्वायर बटा 9 ईटा का होल स्क्वायर, सबका स्क्वायर हो जाएगा। इधर से रूट है, उधर जाके स्क्वायर हो गया। अब 2 से 2 स्क्वायर काटोगे 2 बचेगा, g से g² काटोगे g बचेगा। तो h आपका आ गया 2g इंटू 2g बाहर आ गया r² सिग्मा माइनस रो बटा 9 ईटा का होल स्क्वायर, जो बचा हुआ उसका होल स्क्वायर हुआ है। देखो कहां मैच कर रहा है, 2g, देखो ये 2g सिग्मा माइनस रो r² का होल स्क्वायर बटा 9 ईटा का होल स्क्वायर, ये आंसर आ गया। बहुत अच्छा और लॉजिकल सवाल है, मजेदार, मजेदार सवाल है। ये देखिए क्या कह रहा है भाई, ये तो सवाल रिपीट हो गया, 5 सेंटीमीटर, ये सवाल रिपीट हो गया, हटा देता हूं इसको, सवाल रिपीट हो गया। ये देखिए क्या कह रहा है, ए स्मॉल होल ऑफ एरिया 2 mm स्क्वायर प्रेजेंट नियर द बॉटम ऑफ अ फुल्ली फिल्ड ओपन टैंक ऑफ हाइट 2 मीटर, टेकिंग जी इतना, देन रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द ओपन होल वुड बी, क्या बोले, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर। रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर क्या होता है, देखो नीट 2019 का सवाल, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर क्या होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी। तो एरिया तुमको दिया है, वेलोसिटी √2gh हो जाएगा, खत्म। वेलोसिटी क्या हो जाएगा, √2gh हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, द टर्मिनल वेलोसिटी स्पीड ऑफ ए स्फीयर ऑफ गोल्ड ऑफ डेंसिटी इतना इज 0.2 मीटर पर सेकेंड इन अ विस्कस लिक्विड ऑफ डेंसिटी इतना। फाइंड द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द स्फीयर ऑफ सिल्वर ऑफ डेंसिटी इतना इफ द सेम साइज एंड सेम लिक्विड। सुन भाई, टर्मिनल वेलोसिटी 2 रेडियस का स्क्वायर सिग्मा माइनस रो बटा 9 ईटा इंटू जी होता है, हाँ। ये बोला है कि दोनों की डेंसिटी अलग है, सिल्वर और गोल्ड का, लेकिन सेम लिक्विड में जा रहा है।
तो टर्मिनल स्पीड ऑफ द स्फीयर ऑफ गोल्ड जिसकी डेंसिटी इतना है, जो इतना मीटर पर सेकंड इन अ विस्कस लिक्विड ऑफ डेंसिटी इतना। फाइंड द टर्मिनल स्पीड ऑफ द स्फीयर ऑफ सिल्वर ऑफ डेंसिटी इतना बट सेम साइज एंड सेम लिक्विड। सेम साइज एंड सेम लिक्विड में तो उनकी ईटा सेम हो गई, रेडियस सेम हो गई, जी तो दोनों की सेम है। टर्मिनल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा माइनस रो, गोल्ड की बटा सिल्वर की। गोल्ड की डेंसिटी कितनी है 19.5 माइनस लिक्विड की डेंसिटी 1.5 बटा नीचे सिल्वर की डेंसिटी कितनी दी है 10.5 माइनस 1.5। बताओ 19.5 में से 1.5 जाएगा तो 19 18 हो गया, और 10.5 में 1.5 जाएगा तो 10, 10 में से गया 9, ये कट गया 2। तो गोल्ड की टर्मिनल वेलोसिटी हमको दे दी थी 0.2, देखो 0.2, तो 0.2 बटा टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ सिल्वर इज इक्वल टू 2। 2 से ये कटेगा 0.1 आएगा आंसर, 0.1 आएगा आंसर। एक शानदार सवाल है ये, इसी का मुझे इंतजार था। नीट 2019 उड़ीसा का पूछा हुआ सवाल है, नीट 2019 उड़ीसा का पूछा हुआ सवाल है। बहुत बढ़िया सवाल, खूबसूरत सवाल, कर लोगे मजा आ जाएगा। स्क्रीन पॉज करके करो, स्क्रीन पॉज करके करो। ये वही जे एडवांस 2016 वाला सवाल, एकदम डिट्टो सेम। क्या है? टू स्मॉल स्फीयर of metal ball having equal masses are made from the material of density ρ1 and ρ2, जहां पे ρ1 की वैल्यू दी है 8 टाइम्स ऑफ ρ2, ठीक है। हैव रेडियस, पहले का रेडियस है 1 mm, दूसरे का रेडियस है 2 mm, रिस्पेक्टिवली दे आर मेड ऑफ द फॉल वर्टिकली फ्रॉम रेस्ट इन अ विस्कस मीडियम हुज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा एंड हुज डेंसिटी इज 0.1 ऑफ ρ2। मतलब डेंसिटी जो रो है वो दिया है, लिक्विड की डेंसिटी 0.1 ऑफ ρ2। रेशियो ऑफ द टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी पहले का, टर्मिनल वेलोसिटी दूसरे का, ईटा कट जाएगा, रेडियस उनका अलग है, तो r1 का स्क्वायर इंटू सिग्मा माइनस रो पहले का बटा r2 का स्क्वायर सिग्मा माइनस रो दूसरे का। बस इतना करना है। पहले का रेडियस 1, दूसरे का रेडियस 2, तो 1 का होल स्क्वायर 1, 2 का होल स्क्वायर 4, खत्म। सिग्मा बोलो कितना है पहले का, तो ρ1 है पहले की डेंसिटी, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी देखो ρ1 है, और ρ1 की वैल्यू 8 ρ2 है, तो यहां पे लिख दो 8 ρ2 माइनस जो रो लिक्विड की डेंसिटी है वो दी है 0.1 ऑफ ρ2, तो 0.1 ऑफ ρ2 यह आ जाएगा बटा ρ2 दूसरे ऑब्जेक्ट की डेंसिटी, दूसरे ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ρ2 माइनस ये है 0.1 ऑफ ρ2, 0.1 ऑफ ρ2, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 1/4, ऊपर आ गया 8 में से 0.1 जाएगा तो 7.9, और यहां आ जाएगा तुम्हारा ρ2 में से 1 में से पॉइंट जाए तो 0.9, तो ये तुम लिखोगे 1/4, 7.9, तो इसको लिख सकते हो 79/9, 9 चौक 36, मतलब 79/36, 79/36 ये आ गया आंसर। और ये बताओ 99% बच्चे इसको छोड़ के आते, समझ ही नहीं पाते सवाल क्या कह रहे हैं। नीट इज अ गेम ऑफ कंसेप्ट एंड लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, और उस कंसेप्ट को समझना, याद रखना, ये है नीट का गेम। तुमको जे एडवांस करना होता है तो जे एडवांस कर, जे एडवांस 2004 का प्रॉपर क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? A small spherical falls from a rest in a viscous liquid. Due to the friction, heat is produced. Heat is produced. Find the relation between the rate of production of heat and the radius of the sphere. Rate of the production of heat and radius of the sphere at a terminal velocity. क्या पूछा है इस बात, सवाल को पॉज करके फिर से पढ़ो। ये क्या बोला, बोलो। ये बोला स्मॉल स्फेरिकल और स्मॉल स्फेयर फॉल्स फ्रॉम अ रेस्ट, मतलब स्मॉल स्फेयर है, इसको रेस्ट से गिराया है इन अ विस्कस लिक्विड, विस्कस लिक्विड में गिराया। ड्यू टू फ्रिक्शन हीट इज प्रोड्यूस, फ्रिक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस हो रहा है। देखो ये फ्रिक्शन लग रहा है, हाँ ये फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, और नीचे इसकी टर्मिनल वेलोसिटी होगी, नीचे mg होगी, ऊपर बैंड फोर्स होगा, तो इस फ्रिक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। देन रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट, अच्छा रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट मतलब पावर, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट मतलब क्या हो गया, पावर, एंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर, रेडियस ऑफ द स्फीयर में रिलेशन पूछा है। तो सबसे पहली बात बताओ मुझे, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट, हीट नहीं पूछा, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट पूछा। रेट ऑफ रिडक्शन ऑफ हीट इज पावर, एंड पावर जो होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होता है। अब किस फोर्स की वजह से हीट डेवलप हुआ है, ये फ्रिक्शन फोर्स की वजह से, तो आप लिखोगे यहां पे पावर इज इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स इनटू टर्मिनल वेलोसिटी, और पावर का रिलेशन पूछा है रेडियस पर, तो हम जानते हैं फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वीटी। तो फोर्स प्रोपोर्शनल साइन देखना है बस, तो फ्रिक्शन इज प्रोपोर्शनल टू आर इंटू वीटी, तो फ्रिक्शन फोर्स को लिखेंगे प्रोपोर्शनल टू आर इंटू वीटी, और एक वीटी पहले था इंटू वीटी, तो पावर इज इक्वल टू हो गया वीटी का स्क्वायर इंटू आर। तो क्या आर आंसर आ जाएगा? पावर के रिलेशन में एक आर दिख रहा है, हाँ एक आर दिख रहा है, लेकिन खुद टर्मिनल वेलोसिटी भी आर पे डिपेंड कर रहा है, और वो करता है आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। तो टर्मिनल आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, तो टर्मिनल का होल स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा
आर का पावर 4 इंटू आर, मतलब आर का पावर 5। अब तुमको जान के आश्चर्य होगा कि नीट 2018 का सेम क्वेश्चन आया था। सेम क्वेश्चन आर का पावर 5 पे डिपेंड कर रहा है। अच्छे से समझो, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट मतलब पावर, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट मतलब पावर, तो पावर इज प्रोपोर्शनल टू एफ डॉट भी। समझ में बुझाया? हाँ सर बुझाया, ये तो आसान बात है, ये तो आसान बात है, ये तो आसान बात है, क्लियर है। तो हम फ्रिक्शन फोर्स जो लग रहा था 6 पाई ईटा आर वीटी और इंटू वीटी, तो वी स्क्वायर हो गया। देखो इसमें फ्रिक्शन में एक वीटी है और एक वीटी मल्टीप्लाई किया पावर के फॉर्मूले, इंस्टेंटेनियस पावर फोर्स इंटू वेलोसिटी होता है। ये तो तुम्हें पता होगा, वर्क एनर्जी पावर का बैकलॉग है तो नहीं पता चलेगा। अच्छा वर्क एनर्जी पावर का बैकलॉग है, अच्छा वर्क एनर्जी पावर का बैकलॉग है। देख नीट 2018 का प्रॉपर क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव के साथ, सेम आर का पावर 5 आंसर पढ़ो इसको। Small spread drop R falls from a rest in viscous liquid. Result heat is produced due to viscous force. The rate of production of heat. देखो सेम एकदम डिट्टो सवाल छाप दिया। इसलिए कुछ रिलेवेंट जे एडवांस के सवाल करने जरूरी होते, लेकिन वही रिलेवेंट इजी वाले, बहुत टफ वाले करने का कोई लॉजिक नहीं है। आप एग्जाम में जब समझने में इतना दिक्कत होती है, एग्जाम में जाके आप नहीं कर पाएंगे। नीट 2025 अगर दोबारा भी हो जाए ना तो कट ऑफ 720 नहीं जाएगा। हाँ या ना जल्दी बता, कट ऑफ 720 नहीं जाएगा। सेम जैसा पेपर आ जाए तो कट ऑफ 720 नहीं जाएगा। मतलब वो 2 क्वेश्चन आएंगे, उसको करना पता नहीं, तुम सोचो, मैं तो कुछ नहीं बोलूंगा। अरे यार उस समय प्रेजेंस ऑफ माइंड, ये सारी चीजें बहुत मैटर करती है, क्योंकि तुम्हें बायोलॉजी करना है 90 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 45 क्वेश्चन करने हैं, फिजिक्स के वो 40 क्वेश्चन करने जो इजी वाले हैं। कहाँ टाइम बचता है? एग्जामिनर अलग से 20 मिनट ले जाता है, एग्जामिनर अलग से 20 मिनट ले जाता है, कहाँ टाइम बचेगा? Object is thrown in viscous liquid with velocity greater than the terminal velocity. Then draw graph between velocity and time. या velocity and distance. Velocity and distance greater than terminal velocity. तो greater than terminal velocity होगा तो time या distance के साथ कैसा ग्राफ बनेगा? terminal velocity पे आके अटेंड कर लेगा। ये VT है, V given terminal से ज्यादा था। सिंपल है, ये बता चुका आपको मैंने अच्छे से, ये बता चुका मैं आपको अच्छे से, समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट हम लोग शुरू करेंगे सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या होता है भाई? ये तो पता ही नहीं सर क्या होता है। सबसे पहले याद रखिए, सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन कि सरफेस टेंशन इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ गैस, नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ गैस। तो पहली बार हम फ्लूइड में ऐसी चीज पढ़ने वाले हैं जो फ्लूइड के गैस वाले पार्ट के लिए सही नहीं है। विस्कोसिटी गैस में भी होता है, एयर एनवायरमेंट गैस ही तो था। पहली बार हम कुछ पढ़ने जा रहे हैं जो गैस के लिए वैलिड है। किसके लिए वैलिड है? ये है लिक्विड के लिए, और लिक्विड के लिए, पूरे लिक्विड के लिए नहीं, ओनली प्रॉपर्टी ऑफ फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। लिक्विड के फ्री सरफेस के लिए होता है बस, लिक्विड के फ्री सरफेस के लिए होता है, हमेशा नहीं, लिक्विड के फ्री सरफेस के लिए होता है। दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनिएगा। मैं तुमसे 2-3 सवाल पूछता हूं, उसका जवाब तुमको कल ढूंढ के आना। जब हम मतलब अभी भी हाँ मेरे लिए अभी भी, जब हम बाहर कहीं रह के पढ़ाई कर रहे होते हैं या घर में भी रहते हैं तो एक ही कपड़े 3-4 दिन, 5 दिन, 2 महीने, 3 महीने पहनते हैं, और गंदा हो जाता है तो मम्मी को देते हैं धोने के लिए। तो मम्मी कपड़ा धोती है तो पानी गर्म करके धोती है। तो पूरा फिनोमेना एक्सप्लेन करो कि पानी, ठंडे पानी में कपड़ा धोना और गर्म पानी में क्या फर्क पड़ जाएगा। पहली बात, गर्म पानी क्यों करती है मम्मी? मतलब मुझे आज भी याद है, जब मैं कॉलेज में पढ़ रहा था तो मैं एक ऐसा जीन्स पहन रहा हूं, मान लो, जो एकदम डार्क शेड का है, ब्लैक कलर का, एकदम डार्क शेड ब्लैक, डार्क ब्लू का। मैं घर गया और अचानक से मैं गया घर, और कल होके मुझे एक जींस मिला जो मेरा ही है और एकदम लाइट ब्लू कलर का नया जींस। मैंने पूछा ये कहां से आया? ये तुम्हारा ही तो है जो कल पहन के आया था। कैसे? तो 6 महीना तक कपड़ा नहीं धोता था। हाँ 6 महीना तक जींस पहनो ना, क्या दिक्कत है? डार्क जींस है, पहनो। 6 महीना तक मैं जींस नहीं धोता था, अब बहुत ज्यादा महंगने लग गया तो रख देता था, लेकिन धोता नहीं था। वो घर जाके धुलता था तो एकदम चमक जाता था, कलर ही बदल जाता था, एकदम नया नया कपड़ा। तो मैं नया कपड़ा, पैसे की तंगी भी थी, तो जब मुझे नया कपड़ा पहनने का मन करता था तो मैं नया कपड़ा खरीदता नहीं था, मैं घर जाके मम्मी से कपड़ा धुलवा लेता था, पहली बात। तो ऐसा क्या होता है, पानी गर्म करके क्यों धोते हैं? दूसरी बात कि जैसे गांव घर में बहुत आजकल डेंगू वेंगू का माहौल चल रहा है, रामलाल को भी डेंगू हो गया। रामलाल मेरे पास आया, बोला कि हमको डेंगू हो गया है। मैंने बोला तेरे घर के पीछे जो नाला जा रहा है उसमें से डेंगू का मच्छर है, उसमें केरोसिन डाल दे। तो रामलाल गया, उसमें केरोसिन डाल दिया, और कल होके बहुत खुश हो गया है, अरे मास्टर जी जब हम केरोसिन डाले
तो सारा मछरवा केरोसिन पी के मर गया। मैं बोला हाय राम, केरोसिन पी के मर गया। तो अब बताओ कि जब हम नाले में केरोसिन डालते हैं तो क्या मच्छर केरोसिन पी के मर जाता है? क्या होता है ऐसा? दूसरी बात, जब भी कोई प्लास्टिक का ऑब्जेक्ट पानी में डालो तो तैरता है, लोहे का डूब जाता है। सर लोहे का ऑब्जेक्ट डूब जाता है, लेकिन लोहे के एक कील को, बहुत पतला नेल को, सुई को अगर तुम सरफेस पर रख दो तो डूबता नहीं है, वो तैरने लगता है। आखिर क्यों? ये 2-3 सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताएं। अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। 10 मिनट एक्स्ट्रा लगे क्योंकि रिवीजन कराया था। थैंक यू सो मच।